नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और लगातार जो एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर, जैसे ही लॉकडाउन लगा था उसको लेकर शिक्षा, स्कूल हो या कॉलेज, तमाम जगह ये बंद होने के बाद अब 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। और उसके बाद अब बच्चे कहाँ जाएं, किस प्रक्रिया के तहत एडमिशन होगा, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। आर्य कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अब कॉलेज में एडमिशन की जो प्रक्रिया क्या रहने वाली है और उसको लेकर यूनिवर्सिटी से क्या गाइडलाइन आई है, उसको लेकर तमाम बातों पर चर्चा रहेगी। अब रिजल्ट भी आ चुका है सर, एक तरफ कोरोना है, लॉकडाउन है और अनलॉक की जब प्रक्रिया शुरू हुई, तो अब एडमिशन किस तरह से रहेंगे और आगे किस तरह की प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि बच्चों की लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं, तो उनको कैसे क्या संदेश देना चाहेंगे सर? धन्यवाद जितेंद्र जी। देखिए, जहाँ तक नए सत्र 2020-21 की एडमिशन प्रोसेस की बात है, वो लगभग शुरू हो चुकी है। पिछले 4 अगस्त से कॉलेजेस सभी खुल चुके हैं। पूरा स्टाफ टीचिंग और नॉन टीचिंग का जो है कॉलेज में आ रहा है। हरियाणा सरकार को जो भी इन्फॉर्मेशन कॉलेज से चाहिए थी वो सारी प्रोवाइड की जा चुकी हैं कि कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कितने कोर्सेज़ हैं, सब चीज़ें सरकार को दी जा चुकी हैं। पिछले 3-4 वर्षों से जो एडमिशन प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन होती है सरकार के पोर्टल के माध्यम से। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में हरियाणा गवर्नमेंट का जो पोर्टल है एजुकेशन का वो खुल जाएगा और बच्चे अप्लाई कर पाएंगे और बहुत जल्दी जो है वो बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको एवरेज बेस पे प्रमोट किया जाएगा, और फाइनल ईयर का भी थोड़ा सा डाउट बना हुआ है। पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि उनको एवरेज के बेस पे प्रमोट करेंगे, बाद में यूजीसी की गाइडलाइंस आई कि एग्जामिनेशन लेने बहुत ज़रूरी हैं, तो शायद हो सकता है उनकी एग्ज़ाम प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू की जाए। बाकी जहाँ तक मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो दाखिला प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से कॉलेज तैयार है। पूरे कैंपस को हमने सैनिटाइज करवाया हुआ है, बहुत ही हाइजीनिक एनवायरनमेंट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सभी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए सभी कर्मचारी जो है बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर लगभग 7 या 8 टीचर्स हैं जो एक काउंसलिंग टीम के रूप में बैठे हुए हैं। जो पेरेंट्स 11th-12th जिन्होंने की है सीबीएसई से, हरियाणा बोर्ड से, कोई भी कोर्स के बारे में, फ़ीस के बारे में, करियर के बारे में गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, तो पूरी तरह से उनके सारे डाउट्स को क्लेरिफाई किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द जो है ये दाखिला प्रक्रिया हमारी शुरू होगी और प्रयास करेंगे कि बच्चों को जो हमारे कॉलेज में दाखिला लेंगे उनको अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि ये आर्यपीजी कॉलेज इस एरिया का सबसे पुराना 1954 में स्थापित कॉलेज है और हर क्षेत्र, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, केवल नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान जो है ये कॉलेज के बच्चे बना चुके हैं। निश्चित तौर पर कॉलेज की मैनेजमेंट का सही गाइडेंस, कॉलेज के सभी टीचर्स का डेडिकेटेड वर्क एनवायरनमेंट में काम करना और सभी बच्चों की मेहनत को क्रेडिट उसका जाता है। जहाँ तक बात एजुकेशन पॉलिसी की है, आज आपने देखा भी होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी शिक्षाविदों को, सभी वाइस चांसलर्स को, सभी प्रिंसिपल्स को एड्रेस किया है कॉन्क्लेव में, और उन्होंने यही कहा है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हम शिक्षा में पूर्ण बदलाव लाना चाहते हैं। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनी थी। अब 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है उसमें बहुत से तथ्य ध्यान में रखे गए हैं। 5+3+3+4 का जो सिस्टम अपनाया गया है, निश्चित तौर पर उसके पीछे ध्येय यही है। एक तो इसमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की बात की गई है कि बहुत से लोग जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे, कॉलेज में कोई विद्यार्थी आया, फर्स्ट ईयर के बाद उसने ड्रॉप कर दिया, उसको कुछ नहीं मिलता था, अब उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकंड ईयर के बाद किसी वजह से उसको ड्रॉप करना पड़ गया तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। थर्ड ईयर कर लेता है तो उसको डिग्री दी जाएगी। डिग्री को 4 साल बनाने की बात जो की गई है, वो उसके पीछे मैं मकसद जो मानता हूँ वो ये कि ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विश्व के देश हैं, वहाँ पर 4 ईयर की डिग्री होती है और हमारे कॉलेज में 3 ईयर की डिग्री लेकर के जब बच्चे जाते थे ग्रेजुएशन की, तो उसको इक्विवेलेंट नहीं समझा जाता था। तो उसकी इक्विवेलेंसी को ध्यान में रखते हुए 4 ईयर का बनाया गया है। पर यदि कोई बच्चा 4 ईयर की डिग्री करने के बाद मास्टर्स करता है तो वहाँ पर मास्टर्स 2 साल की बजाय 1 साल की कर दी गई है, ताकि उसका टेन्योर जो है वो वही रहे। इसके साथ साथ जो बात की गई है कि प्राइमरी तक की एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज में की जाएगी और अपनी मातृभाषा में की जाएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब बच्चा पैदा होता है अपनी मदर टंग में जो चीज़ जल्दी सीख सकता है वो चीज़ बाद में नहीं सीख सकता। तो यदि एक बच्चे के ऊपर हम एक्स्ट्रा लैंग्वेज का बर्डन ना डालें और अपनी मातृभाषा में जो उसके घर की बोलचाल की भाषा है उसमें उसको प्रारंभिक शिक्षा यदि हम देते हैं तो निश्चित तौर पर जो है एक बेटर एनवायरनमेंट के अंदर वो बच्चा लर्न कर पाएगा।
इसके साथ साथ एक चॉइस बेस्ड सिस्टम की बात है कि जो साइंस का विद्यार्थी है, यदि वो चाहता है कि मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट स्टडी करूं, या मान लीजिए वो हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो उसको इसमें ऑप्शन दी गई हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज आज के टाइम में केवल एक फील्ड में एक्सपर्ट होने से काम नहीं चलता। कंप्यूटर की हम बात करें तो चाहे कोई विद्यार्थी आर्ट्स का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, सभी को कंप्यूटर आना चाहिए। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट भी वो पढ़ना चाहते हैं, तो इसके अंदर उनको ऑप्शंस दी गई हैं। इसके अलावा जो बात की जा रही है कि जो कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लैब्स बहुत अच्छी हैं, तो उनका एक एजुकेशन का क्लस्टर बनाया जाएगा, ताकि जो है उनका फ़ायदा दूसरे स्कूल के बच्चे या दूसरे कॉलेज के बच्चे भी उठा सकें। अभी मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, तो उसमें उनका कहना यही था कि धीरे धीरे जो संस्थाएं अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेंगी, हम उनको पूरी तरह से ऑटोनॉमी देने का प्रयास करेंगे कि वो अपने सिलेबस खुद बनाएं, अपना इवेल्युएशन खुद करें। मकसद उनका यही था कि जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको एनकरेज किया जाएगा, और जो जहाँ पर कमियां हैं उनकी कमियों को दूर करके उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन जो है वो दी जा सके। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे ध्येय यही है कि जो बच्चे एजुकेशन लेंगे तो वो नौकरी लेने वाले ना बन करके देने वाले बने, जॉब क्रिएटर्स बने, ये हमारी सरकार इसमें चाहती है। तो बिजनेस डेवलपमेंट की ओर जो है रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि अब 6ठी से लेकर के 12वीं के बीच में जो है अब बच्चे खुद इंटर्नशिप करेंगे, क्योंकि अब कॉलेज के अंदर अब आप बात की जाए मास कॉम को लेकर के तमाम जगह अब छोटे स्केल पर बच्चों को डेवलपमेंट कराने की जो एक्टिविटीज़ हैं ये इसमें जोड़ी गई है। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, जो प्रयास किया गया है 5+3+3+4 का, उसका मकसद भी यही है कि जब बच्चा 6th में आता है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि उसका इंटरेस्ट किस साइड जा रहा है। तो अगर उसको थोड़ी सी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लैब्स में दी जाएगी, या कोई भी इस टाइप की ट्रेनिंग अगर इंटर्नशिप उसको दी जाती है, तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली उसको मिलेगा। निश्चित तौर पर जैसे कोडिंग है, 6th के बाद कोडिंग की बात की जा रही है कि कोडिंग के बेसिक्स अगर उसको बता दिए जाएंगे तो आगे वो कंफर्टेबल हो जाता है। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा वो इसी प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि बच्चों को जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर हों, और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी जो है उस बच्चे को आना चाहिए। तो सब एक बात और है, जैसे कि अब देखते हैं कि बचपन में बच्चा बैग्स में काफ़ी इतना वेट नहीं होता है कि बैग में ज़्यादा वेट हो जाता है, तो अब लगता है कि अब इस धीरे धीरे ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और इसको जो है डिजिटल की ओर इसको लेकर जाएंगे। देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि पुस्तकें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, पर जो हमारा कोविड वाला जो ये समय गुजरा है उसने ये तो सिखा दिया है कि निश्चित तौर पर शिफ्टिंग जो है इसमें ज़रूर होगी। इसको इस तरीके से कह लीजिए कि पहले हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ बुक्स से पढ़ रहे थे, ठीक है, अब कोविड के दौरान जो है हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं। उसके बाद का जो समय होगा उसमें एक दोनों का एक जेन्युइन मिक्सचर आ जाएगा। भाई हम ऑनलाइन को भी कंसल्ट करेंगे, बुक्स को भी कंसल्ट करेंगे, और जो बेटर चीज़ है वो बच्चे को मिल पाएगी। तो निश्चित तौर पर रुझान तो बच्चों का ऑनलाइन जो डिजिटल कंटेंट अवेलेबल है उसकी तरफ जाएगा। अब जैसे कि कॉमर्स में अलग अलग जो है सब्जेक्ट होते थे, आर्ट्स नहीं ले सकते थे, उसके सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे, हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते थे, आपका इंटरेस्ट है तो। अब इस बदलने से जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो इनका सीधा एक तरफ रुझान होता था कि मैं ये भी करना चाहता हूँ, ये कर पाएगा, तो इससे निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि अब बच्चों का जो है डेवलपमेंट और भी तेज़ी से होगा। देखिए, जो अपना मेजर है वो तो वही बच्चा ऑप्ट करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है। मान लीजिए किसी बच्चे का अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो अकाउंट्स को वो मेजर में रखेगा, पर यदि उसका म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है और अपने माइनर में वो साथ में म्यूजिक भी लेता है तो निश्चित तौर पर उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और अपना करियर भी बहुत अच्छा कर पाएगा। इसी तरीके से स्पोर्ट्स है, साइड बाय साइड दूसरी चीज़ें भी, किसी का आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट होता है, किसी का साइकोलॉजी, दूसरे की मनोवैज्ञानिकता जानने का होता है। तो निश्चित तौर पर ये जो फैसिलिटी दी गई है कि माइनर के रूप में आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी ऑप्ट कर पाएंगे, तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बच्चों को लेकर पढ़ाई अभी ऑनलाइन होने वाली है, इसको लेकर के क्या गाइडलाइन आ चुकी हैं या उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अभी तक जो हमें डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन से प्राप्त हुआ है वो ये कि 70% के करीब जो सिलेबस है वो ऑनलाइन करवाया जाएगा, और 30% जो बच जाएगा उसको करंट सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद शायद प्रैक्टिकल्स के रूप में कॉलेज में करवाया जाएगा। पर अभी इस बारे में कुछ निश्चित नहीं है। ये सब डिपेंड करता है कि आने वाले समय में हमारे कोविड-19 की सिचुएशन क्या रहती है। अगर मान लीजिए इसी तरीके से केसेस बढ़ते गए तो शायद हो सकता है पूरा सेमेस्टर भी हमें ऑनलाइन की तरफ ले जाना पड़े। तो यहाँ अब जिसको किसी प्रकार की जानकारी लेनी है सिलेबस को लेकर के, यहाँ उनके पेरेंट्स हैं या खुद बच्चे आ सकते हैं? देखिए,
सारी जो भी एडमिशन से रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं वो सभी हमने कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोड कर दी हैं। कितने सीट्स हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, सारा उस पर हमने बता दिया है। घर बैठे ही वो सारी जानकारी कॉलेज के बारे में ले सकते हैं। पर यदि कुछ पेरेंट्स कॉलेज में आकर के हमारे टीचर से मिलना चाहते हैं तो टीचर्स की काउंसलिंग टीम हमारे सेमिनार हॉल में बैठी हुई है, उनसे संपर्क करके प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनसे संपर्क करके गाइडेंस वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जो कोरोना लगातार जो है अपनी वैश्विक महामारी अब फैलती जा रही है, अनलॉक के बाद लोग भी कोई इसके प्रति इतना जागरूक नहीं होना चाह रहे हैं या इसको हल्के में ले रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कोविड-19 की हम बात करें, हल्के में तो हमें नहीं लेना चाहिए कि पूरा विश्व जो है इसके नुकसान से परिचित है कि क्या हुआ है, पर इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो वास्तविकता है वो सभी के सामने, अपनी ओर से जो सेफ्टी मेजर्स प्रयोग में लाए जाने चाहिए वो लाएं और अपना काम तो नियमित रूप से करना ही पड़ेगा। केवल घर बैठ करके काम नहीं चलने वाला है, अपने काम भी करें और प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स का भी प्रयोग में लाएं। डरने की ज़रूरत नहीं है, पर चांस होगा भी तो 2-4-5 दिन बाद ठीक भी हो जाएगा। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो ये थे आर्य कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जो काउंसलिंग टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ जो है यहाँ पर अवेलेबल है। कोई भी किसी तरह की एडमिशन से संबंधित या अन्य जानकारी लेना चाहता है तो वहाँ आके ले सकता है। दूसरी तरफ शिक्षा नीति को लेकर के सरल भाषा में जो है समझाया। तमाम ऐसी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। बने रहे सिटी तहलका के साथ। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।